Good morning to class. Today we are starting our new chapter in social studies, the land of snow, Greenland. जो हमारी अर्थ है उसमें जो आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक का एरिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक का एरिया और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक का एरिया जो है वो कहलाता है पोलर रीजन। वो कहलाता है पोलर रीजन क्योंकि ये दोनों ही एरियाज इक्वेटर से बहुत दूर है। इक्वेटर से ये दोनों ही एरियाज बहुत दूर है और दोनों ही एरियाज जो है वो सन की बहुत ही ज्यादा स्लैंटिंग रेज रिसीव करते हैं, मतलब बिल्कुल कम, बहुत ही कम, सबसे कम रेज जो है ये दोनों एरियाज रिसीव करते हैं और ये थ्रू आउट एयर ये एरियाज क्या रहते हैं, स्नो में कवर्ड रहते हैं। थ्रू आउट एयर ये एरियाज जो है वो स्नो में कवर्ड रहते हैं और थ्रू आउट एयर ये एरिया जो है वो स्नो और आइस पे कवर्ड रहते हैं और ये जो एरियाज हैं ये फ्रिजिड जोन्स कहलाते हैं। ये एरियाज जो है फ्रिजिड जोन्स कहलाते हैं और इसके अलावा इन रीजन्स को टुंड्रा रीजन्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इन रीजन्स को टुंड्रा रीजन्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इन रीजन्स को टुंड्रा रीजन्स भी कहा जाता है। नाउ और ये रीजन्स में ऐसे कई कॉन्टिनेंट्स आते हैं। इन रीजन्स में ऐसे कई कॉन्टिनेंट्स आते हैं, एशिया के, यूरोप, एशिया के, इन रीजन्स में एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कुछ कॉन्टिनेंट्स एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कुछ कॉन्टिनेंट्स में ये रीजन्स आते हैं। जहां पर थ्रू आउट एयर स्नो रहती है, जहां पर थ्रू आउट एयर स्नो और आइस रहती है और इन एरियाज में कई ऐसे एरियाज रहते हैं जहां पे थ्रू आउट एयर स्नो और आइस रहती है। उनमें से एक एरिया जो है वो है ग्रीनलैंड, जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीनलैंड की लोकेशन। ग्रीनलैंड जो है वो मेनली आर्कटिक सर्कल में आता है। आर्कटिक सर्कल यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल में आता है और ग्रीनलैंड जो है वो एक बहुत ही बड़ा एरिया है, जितने भी रीजन्स हैं उनमें, जितने भी पोलर रीजन्स में जितने भी एरियाज आते हैं उनमें ये सबसे बड़ा एरिया है, सबसे बड़ी कंट्री है ग्रीनलैंड। और ये जो एरिया है ये थ्रू आउट एयर स्नो और आइस में कवर्ड रहता है। थ्रू आउट एयर ये एरिया स्नो और आइस में कवर्ड रहता है। इसके अलावा
ये आर्कटिक सर्कल में है। ये अटलांटिक ओशन से कवर्ड है साउथ एरिया में। अटलांटिक ओशन in south, Atlantic Ocean in south, Arctic Ocean in north, Raffles Bay in west and Greenland Sea in east। इन सबसे ये एरिया पूरा कवर्ड रहता है। इसके साउथ में अटलांटिक ओशन आता है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, वेस्ट में रैफल बे है और ईस्ट में ग्रीनलैंड सी है। और ये कनाडा से 16 किलोमीटर की दूरी पे है। कनाडा से ये कंट्री 16 किलोमीटर की दूरी पे है और ये एक ऑटोनॉमस कंट्री है। ये एक ऑटोनॉमस कंट्री है जो डेनमार्क की किंगडम डेनमार्क की जो किंगडम है, डेनमार्क का जो किंगडम है उसकी एक ये ऑटोनॉमस कंट्री है, उसकी ये ऑटोनॉमस कंट्री है। और यूरोपियन कंट्री नूक, एक यूरोपियन कंट्री है नूक, वो इसकी कैपिटल है। नूक नाम की एक यूरोपियन कंट्री है, वो ग्रीनलैंड का कैपिटल है। नाउ वी विल कम टू इट्स लोकेशन। ये तो हमने सारी इंफॉर्मेशन हो गई किसके बारे में कि ग्रीनलैंड कहाँ है और किस एरिया में सिचुएटेड है। तो जो ग्रीनलैंड है वो जो ग्रीनलैंड है वो कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट एरिया में ये सिचुएटेड है। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट एरिया में ये सिचुएटेड है और ये कोस्टल माउंटेन से कवर्ड है। ये नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट एरिया में सिचुएटेड है और ये चारों तरफ से कोस्टल माउंटेन से कवर्ड है। कोस्टल माउंटेन से ये कवर्ड रहता है। और ये आइलैंड जो है वो और जितने भी माउंटेन्स हैं कोस्टल माउंटेन से कवर्ड है और जितने भी माउंटेन्स हैं वो पूरे कैसे कवर्ड रहते हैं? स्नो से कवर्ड रहते हैं। वो सारे माउंटेन्स जो है वो स्नो से कवर्ड रहते हैं और अराउंड 80% एरिया ऑफ यहाँ पे जितने भी माउंटेन
माउंटेन्स और प्लेट्यूज हैं वो सभी स्नो से कवर्ड रहते हैं एंड अराउंड 80% एरिया ऑफ ग्रीनलैंड इज कवर्ड इन स्नो एंड आइस। यहाँ का जो 80% एरिया है वो स्नो और आइस में कवर्ड रहता है। इसलिए इसे आइस कैप भी इसलिए इसे आइस कैप भी कहा जाता है और बहुत ही कम ऐसा होता है और अक्सर ऐसा होता है कि ये जो आइस कैप है वो ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होके टूट के गिर जाते हैं। ये आइस कैप जो है वो कई बार ब्रेक होके गिर भी जाते हैं और टूटने के बाद ये क्या करते हैं, ये फ्लोट करते हैं। तो इसलिए इन्हें टूटने के बाद ये जब फ्लोट करते हैं तो इन्हें आइसबर्ग्स कहा जाता है। तो इन्हें आइसबर्ग्स कहा जाता है जब ये टूट के फ्लो करते हैं। और ये आइसबर्ग्स जो है वो हमेशा पानी के अंदर रहते हैं। ये आइसबर्ग्स जो है वो पानी के अंदर रहते हैं और खाली इनकी जो टिप होती है, सिर्फ इनकी टिप होती है वो बाहर दिखती है। तो इसलिए ये जो आइसबर्ग्स हैं वो कोस्टलाइन में आने वाले शिप्स के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस और डिजास्टरस साबित हो सकते हैं। ये आइसबर्ग्स जो है वो इस एरिया में आने वाले शिप्स के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस और डिजास्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड रहता है क्योंकि ये जो है पोलर रीजन है, ये जो है पोलर रीजन है और यहाँ पर जो सनरेज आती है वो बहुत ही ज्यादा स्लैंटिंग होती है। यहाँ पर जो सनरेज आती है वो बहुत ही ज्यादा स्लैंटिंग होती है और इसलिए ये उस एरिया को हीट अप करने के लिए सफिशिएंट, उतनी रेस उस एरिया को हीट अप करने के लिए सफिशिएंट नहीं हो पाती। तो उस एरिया को हीट अप करने के लिए इतनी रेस जो है वो सफिशिएंट नहीं हो पाती। और यहाँ का जो सबसे कोल्डेस्ट रीजन कहलाता है, यहाँ का जो सबसे कोल्डेस्ट रीजन कहलाता है वो है सेंटर ऑफ आइस कैप। आइस कैप का जो सेंटर है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट रीजन कहलाता है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमेशा बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे रहता है। हमेशा यहाँ पर टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -66 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -66 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और विंटर सीजन्स में ये एरिया पूरा डार्क रहता है। यहाँ पर कोई लाइट नहीं रहती, ये एरिया पूरा डार्क रहता है। यहाँ पर ऑल टाइम नाइट रहती है। और समर सीजन्स में यहाँ पर पूरे टाइम डे लाइट रहती है। इवन मिडनाइट में भी यहाँ पर सन दिखता है, यहाँ पर इवन मिडनाइट में भी सन रहता है, मगर उसकी शाइन का, उसकी रेस का इफेक्ट कोई भी नहीं पड़ता। इसलिए ये एरिया जो है यहाँ पर मिडनाइट में भी सन दिखता है। इसलिए ये एरिया जो है वो इसलिए इस एरिया को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है, मतलब होल डे और होल नाइट सन दिखने के बावजूद भी यहाँ का जो टेम्परेचर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते।
क्रॉस भी ग्रो करते हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज्यादा हार्श है। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्श है, तो सिर्फ वही एनिमल्स यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं, सिर्फ वही एनिमल्स जब यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में रह सकते हैं, जो कोल्ड क्लाइमेट में रह सकते हैं। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ में हमें क्या क्या मिलता है? वाइल्ड लाइफ में हमें मिलता है यहाँ पे पोलार बियर, रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, मस्क, और इसके अलावा वॉल्फ लाइक डॉग्स, वॉल्फ के जैसे डॉग्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है हस्की, जिन्हें कहा जाता है हस्की। इसके अलावा यहाँ पर वॉलरस पाया जाता है, वॉलरस, एंड लैमिंग। वॉलरस और उसके अलावा यहाँ पे पाया जाता है लैमिंग। तो ये जितने भी एनिमल्स यहाँ पर वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे जितनी भी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है ये मोस्टली स्नो वाइट कलर के होते हैं। इनमें से ये सब मोस्टली स्नो वाइट कलर के होते हैं और इनकी बॉडी के ऊपर एक मोटा फर होता है, एक थिक फर होता है जो इन्हें उस क्लाइमेट से बचाता है। और इनकी बॉडी के अंदर एक लेयर होती है, एक थिक लेयर होती है फैट की। इनकी बॉडी के अंदर यानी इनकी स्किन के अंदर एक थिक लेयर होती है फैट की, और स्किन के ऊपर थिक लेयर होती है फर की। थिक लेयर होती है, स्किन के ऊपर थिक फर होता है और स्किन के अंदर थिक लेयर होती है फैट की, जो इन्हें इस कोल्ड क्लाइमेट से बचा देगा। नेक्स्ट थिंग इज लाइफ ऑफ पीपल। यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती है? यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती है? तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, क्योंकि ये एरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, बहुत ही ज्यादा हार्श एरिया है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड और हार्श एरिया है, और यहाँ पर रिसोर्सेज भी बहुत ही कम है। इसलिए रिसोर्सेज भी बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। और यहाँ के जो नेटिव्स हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ के जो नेटिव्स हैं उन्हें ग्रीन लैंडर्स कहा जाता है, या ग्रीन लैंडर्स। ग्रीनलैंडर्स और एस्किमोज।
ब्राउन कलर की होती है जो उन्हें स्नो से होने वाली स्नो से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, स्नो से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये कलर ये स्किन, इनकी जो येलोइश ब्राउन स्किन है वो स्नो से होने वाली स्नो से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट से इन्हें प्रोटेक्ट करती है। और यहाँ के जो लोग हैं इनकी जो क्लॉथिंग है, यहाँ के लोग एक ही टाइप के कपड़े पहनते हैं। ये जैकेट्स पहनते हैं जिनमें हुडी रहती है, ये जैकेट्स पहनते हैं जिनमें हुडी रहती है और इन जैकेट्स को कहा जाता है परका। इन जैकेट्स को कहा जाता है परका। और इसके साथ ये एनिमल स्किन के बने बूट्स पहनते हैं। इसके साथ ये एनिमल स्किन के बने बूट्स पहनते हैं। यहाँ पे जो मैन है और वुमेन है दोनों एक ही टाइप के कपड़े पहनते हैं, जैकेट्स विद हुडी जिन्हें कहा जाता है परका, और उसके साथ जो बूट्स होते हैं वो एनिमल स्किन के होते हैं। और ये जिन घरों में रहते हैं इनके ये मेनली आइस ब्लॉक्स के बने इग्लू, आइस ब्लॉक से बने इग्लू में रहते हैं। यहाँ पे जो हाउसेस है वो क्या है, इग्लू है जिनके अंदर ये लोग रहते हैं। इसके अलावा जो एस्किमोस है वो एक्सपर्ट हंटर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक्सपर्ट हंटर्स होते हैं। ये सील्स, व्हेल्स इन सबको हंट करते हैं। ठीक है, ये एक्सपर्ट हंटर्स होते हैं और ये हंटिंग के लिए ये सील्स, व्हेल्स और पोलार बियर्स को हंट करते हैं। सील्स, व्हेल्स और पोलार बियर्स को हंट करते हैं। और हंटिंग के लिए ये एक बोट का यूज करते हैं जिसको कहा जाता है क्यासा। जिस बोट का यूज करते हैं उसे कहा जाता है क्यासा। और जिस वेपन का यूज करके ये हंटिंग करते हैं उसे कहा जाता है हार्पून। उस वेपन को कहा जाता है हार्पून। यहाँ के जो लोग हैं वो हंटिंग के लिए या फिर ट्रैवल करने के लिए एक ब्रॉडर बोट का भी यूज करते हैं जिसे कहा जाता है उमेक। जिसे कहा जाता है उमेक। इस बोट के थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी फैमिलीज, वुमेन्स, चिल्ड्रन इनको ले जाते हैं। वुमेन्स हंटिंग के लिए भी यूज करते हैं और जो इनकी फैमिलीज होती है वेलिंग के लिए यूज करते हैं, और अपनी फैमिलीज को, वुमेन्स को और चिल्ड्रंस को ले जाने के लिए भी इन बोट्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा स्लेज का भी यूज होता है क्योंकि यहाँ पे आइस कैप की वजह से यहाँ पर कोई भी व्हीकल यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर स्लेज का यूज होता है। और स्लेज को मेनली डॉग्स या रेंडियर्स कैरी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उमेद जो है ये बोट्स पहले यूज
फिशेस को, तो यहाँ पर जो फिशेस होती हैं या फिर शेल फिशेस जो होती हैं उन्हें कैन करके फ्रीज करके, उन्हें कैन करके फ्रीज करके या सॉल्टेड करके, यानी या तो वो फ्रीज कर देते हैं उन्हें या फिर उसमें सॉल्ट लगा देते हैं ताकि वो खराब ना हो और इजीली एक्सपोर्ट हो सके। तो यहाँ से जो फिशेस हैं वो कैंड और सील करके वो कैंड और फ्रोजन फॉर्म में कैन करके दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती है। दूसरी कंट्रीज में यहाँ से फिशेस एक्सपोर्ट की जाती है क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल, यहाँ पे जो क्लाइमेट है हार्श क्लाइमेट, इसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल कुछ साउथ वेस्ट का कुछ कोस्टल एरिया ऐसा है जहाँ पर थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर किया जाता है, मगर वो भी सिर्फ समर सीजन में। वहाँ पर पोटैटोज ग्रो किए जाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं, वहाँ पे पोटैटोज ग्रो किए जाते हैं। और इसके अलावा शिप रेयरिंग होती है, पोटैटोज ग्रो किए जाते हैं और कुछ वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं, वो भी सिर्फ समर सीजन में। और यहाँ का जो कैपिटल है नूक, वो यहाँ का कैपिटल भी है और यहाँ का सबसे लार्जेस्ट रीजन भी कहा जाता है। यहाँ का सबसे लार्जेस्ट रीजन भी उसी को यहाँ का सबसे लार्जेस्ट रीजन भी कहा जाता है ग्रीनलैंड का। और यहाँ पर नूक में ही यहाँ की जो प्रोविजन होता है, यहाँ का जो प्रोविजन होता है ग्रीनलैंड का, वो भी वहीं पे होता है। यहाँ का ग्रीनलैंड का जो प्रोविजन काउंसिल लगती है, यहाँ की जो प्रोविजनल काउंसिल लगती है ग्रीनलैंड की, वो भी कहाँ होती है, नूक में ही होती है। लास्ट थिंग इज वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ, जो एस्किमोस हैं उनका जब यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन से कांटेक्ट हुआ, नॉर्थ अमेरिका से और यूरोप से जब इनका कांटेक्ट हुआ तो इनका वे ऑफ लिविंग, इनका लाइफस्टाइल सब चेंज हो गया। अब वहाँ के लोग जो है वो इग्लूज में नहीं रहते, उनके परमानेंट हाउसेस हैं विद इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे परमानेंट हाउसेस हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी है। अब वहाँ के जो लोग हैं वो सेम टाइप की क्लोथ्स नहीं पहनते, अब वो मॉडर्न क्लोथ्स भी वेयर करते हैं। वहाँ पे अब लोग सेम टाइप के क्लोथ्स नहीं पहनते, अब वो वहाँ पे मॉडर्न क्लोथ्स भी पहनते हैं। और वहाँ पे उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो फिशिंग है। वहाँ पे जो उनका मेन ऑक्यूपेशन है वो है फिशिंग। कमर्शियल ऑक्यूपेशन जो है उनका फिशिंग है, उसके लिए वो अब कैश का यूज नहीं करते, अब उनके पास मोटर बोट्स हैं उसके लिए। अब उसके लिए उनके पास मोटर बोट्स हैं और वहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए उनको अब एजुकेशन भी मिलती है। वहाँ पर जो एजुकेशन है वो 10 इयर्स तक कंपल्सरी कर दी गई है। वहाँ पे कई स्मॉल स्कूल
यूरोप की कई कंट्रीज से भी कनेक्ट हो गए हैं, तो उनका जो वे ऑफ लिविंग